सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम जो पहला चैप्टर हमारा सैलरी का हुआ है उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या फिर टोटल इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर पिछले यही सेम नगर परिषद महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा सेवा एंड लेखा निरीक्षण इस एग्ज़ाम में अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमारे सामने यहाँ पे मैंने लिए हैं। ठीक है। सो उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो हमने ऑलरेडी सैलरी चैप्टर में कवर किए हैं वैसे भी कुछ आएंगे और जो कवर हुए नहीं हैं वो भी हम वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। उसी में से एक क्वेश्चन है बेसिक इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने भी प्रोविजंस कंडीशंस यहाँ पे पढ़ते हैं या फिर उसका यूज़ करके हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे 1 और 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अभी ये वाला क्वेश्चन या फिर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी और टैक्सेबल ग्रेच्युटी इन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर, है ना। मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में ही हमने जस्ट सैलरी कंप्लीट करके वहाँ पे ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है और वहाँ पे कितना टैक्सेबल और कितना एग्जम्प्टेड है वो हमने वहाँ पे देखा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है जैसे कि वैसे हमने 2018 के एग्ज़ाम के पेपर से लिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेट उसी हिसाब से होगा। मतलब 2018 में जो भी फाइनेंस बिल प्रेजेंट हुआ होगा, जो भी स्लैब रेट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा उसी हिसाब से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं, उसके हिसाब से फिर आज की कंडीशन में उसका आंसर क्या हो सकता है उसके हिसाब से हम कोरिलेट करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अभी मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेबल, अभी ग्रेच्युटी कैलकुलेट करते समय हमने अलग अलग 3 कंडीशंस देखे हैं। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, उसके बाद अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आता है मतलब उसकी जो सर्विस है क्या वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आ रही है या फिर ग्रेच्युटी एक्ट उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में हमने उसके 3 लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में 3 कंडीशन हमने देखे थे, है ना। अभी वो कंडीशन देखते समय पहला जो कंडीशन था वो था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एप्लीकेबल, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, मैक्सिमम अमाउंट ग्रेच्युटी पेबल कितना मैक्सिमम दे सकते हैं उसकी लिमिट हमने लास्ट लेक्चर में जो देखी थी वो थी 20 लाख। अभी उस समय मतलब 2018 में ये क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्या थे, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख एंड 3.5 लाख। सो 2018 के स्लैब रेट के हिसाब से वहाँ पे 10 लाख ये क्या था, सही आंसर वहाँ पे था। अभी उसको ही अगर करंट सिचुएशन में, करंट फाइनेंशियल ईयर में और करंट असेसमेंट ईयर में हम अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना अप्लीकेबल है, मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेबल कितना है, मैक्सिमम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको आपको याद रखना है। ये वाला जो था लास्ट 2018 का था, ठीक है। अभी हम 2023-24 में हैं। सो यहाँ पे मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़ ग्रेच्युटीज पेबल दैट यू नीड टू कंसिडर, है ना। सो मैक्सिमम हमारे लिए कितना एप्लीकेबल होगा, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम ग्रेच्युटी पेबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का ही एक्ट है लेकिन करंट ईयर में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं या फाइनेंस बिल या फिर इनकम टैक्स के जैसे स्लैब रेट्स चेंज होते हैं उसके हिसाब से करंट ईयर के लिए मैक्सिमम ग्रेच्युटी कितना पेबल है, 20 लाख। फिर उसके बाद जो दो कंडीशंस हैं वो अप्लाई करेंगे और उसमें से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग दैट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल सैलरी एट income from salary, in that while calculating gratuity that much amount we will take a deduction। वो कौन सा होगा कि ये 20 लाख का एक कंडीशन और बचे हुए 2 कंडीशन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विच एवर इज लोअर दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एग्जम्प्टेड अमाउंट, है ना। वो हमने ग्रेच्युटी में देखा था। अभी ऐसे क्वेश्चंस हमारे ये वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो उसमें से अभी इसका सही आंसर क्या है, which of the following is the maximum gratuity payable under 1972 gratuity act, that is maximum 20 lakh rupees। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वैसे ही ये लास्ट क्वेश्चन पेपर जो आया था हमारा 2018 का उसी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है देखो, who has to file an income tax return by respective due dates। अभी कौन कौन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस दिए हैं, 2 अलग अलग असेसीज के कुछ डिटेल्स आपको दिए हैं। उसमें देखो, एक कंपनी हैविंग एन इनकम ऑफ ₹10 लाख एंड फर्म हैविंग अ लॉस ऑफ ₹4 लाख
तो बेसिक इंट्रोडक्शन के लेवल पे जब हमारा फर्स्ट चैप्टर हो रहा था, जहाँ पे इनकम टैक्स, द चार्जेबिलिटी ऑफ द टैक्स हम कंसिडर कर रहे थे, वहाँ पे इनकम टैक्स क्या होता है, ठीक है, उसी बेसिक को कंसिडर करके जो लास्ट वाला रिटर्न का चैप्टर है कि कौन 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 से सिचुएशन में रिटर्न फाइल कर सकता है. सो बेनिफिट्स ऑफ द फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न दैट वी हैव मीन्स वी विल सी इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज रिटर्न्स ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न्स ऑफ द इनकम टैक्स, है ना. तो वहाँ पे हम देखेंगे कि भाई कौन से अलग अलग फॉर्म में कितने एसएससी को, कौन सा एसएससी को कौन सा फॉर्म भर के किस तरीके से रिटर्न फाइल किया जा सकता है, ठीक है. अभी वही करते समय अभी यहाँ पे कुछ एसएससीज हमारे सामने दिए हैं, उसमें से एक है जॉइंट स्टॉक कंपनी है, दूसरा है फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म. सो पार्टनरशिप फर्म है जिसका बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसका उसका भी बिजनेस है. लेकिन दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज़ का, और फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म उसका 4 लाख का लॉस है. तो जब हम बेसिक समझ रहे थे या फिर हम जब टैक्स इंक्लूजन कह सकते हैं कि भाई हमें टैक्स सिस्टम में आना है, तो ये हर एक सिचुएशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर आप लॉस का भी रिटर्न फाइल करते हो तो भी आप इंक्लूड हो ही रहे हो, है ना. अगर आपके पास प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं, अगेन यू कैन फाइल द रिटर्न. रिटर्न मीन्स व्हाट, द सेल्फ डिस्क्लोजर ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो एट एनी कंडीशन, if your act means under which act you are you have registered yourself means your organization, like partnership firm है तो partnership firm एक्ट 1932 के अंडर वो रजिस्टर्ड हो रहा है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में 2013 वाला एक्ट है. सो वहाँ पे दोनों के अलग अलग कंप्लायंसेस है जहाँ पे रिटर्न फाइल करना ही करना है. हाँ, लेकिन करते समय वहाँ पे सोचना नहीं है कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. लॉस हो, प्रॉफिट हो या नील सिचुएशन भी हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, सारे सिचुएशन में हमें रिटर्न फाइल करना ही है. मीन्स बोथ दीज कंपनीज कैन फाइल देयर रिटर्न इन टुवर्ड्स द इनकम टैक्स अथॉरिटीज. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है देखो, हु हैज़ टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न बाय एन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स. ड्यू डेट आने के बाद आपने अपने हिसाब से, अभी दोनों की ड्यू डेट अलग अलग हो सकती है, बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए अलग है, पार्टनरशिप फर्म है तो वहाँ पे अलग हो सकती है. इंडिविजुअल के हिसाब से 31 जुलाई हम पार्टनरशिप फर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 30 सितंबर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं. दोनों सिचुएशन में दोनों को वहाँ पे लॉस हो या प्रॉफिट हो वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ऑप्शन क्या दिया है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, लास्ट नाइदर 1 and 2, मीन्स दोनों भी अपने अपने ड्यू डेट को रिटर्न फाइल कर सकते हैं, दो दे हैव लॉस और दे हैव प्रॉफिट. ओके, दैट डजेंट मैटर. इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉफिट और लॉस और वॉट एवर सिचुएशन विल बी देयर इन द फाइनेंशियल कंडीशन, सो यू कैन फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न टू द अथॉरिटीज. ओके, सो इसका सही आंसर है फिर बोथ 1 and 2, मीन्स बोथ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म कैन file their return on a respective due date to the respective authorities. Okay, without considering any loss or profit in the books of accounts. Okay, so next ये भी फिर से थर्ड वाला क्वेश्चन है जो हमारे लास्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया था. हम सिर्फ इनकम टैक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, ठीक है. सो उसमें से देखो नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट डिडक्टिबल इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम. जैसे हमने इनकम फ्रॉम प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन और प्रॉफिट्स ऑन गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये चैप्टर में काफ़ी सारे कंडीशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे ही हमने देखे हैं उस चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन से एक्सपेंसेस है, इनकम्स है जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिसको हम हमारे बिजनेस से अटैच्ड हैं और उतना हम अलाउबल और अलाउड एक्सपेंडिचर बोल के हम उसको उसका एक्सपेंडिचर का एग्जम्पशन वहाँ पे ले सकते हैं. एग्जम्पशन मीन्स अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेट टैक्सेबल प्रॉफिट आउट ऑफ दैट टोटल ट्रांजैक्शन. अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो उनका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो हमारे लिए टैक्सेबल रहेगा. सो वो कैलकुलेट करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनानी पड़ेगी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय कुछ एक्सपेंसेस वहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कुछ इनकम्स वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो वॉट एवर अलाउड एक्सपेंडिचर शुड बी दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
अब ये अलाउड कौन से हैं, तो जैसे ही चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट हमने देखा है उसी में आपने देखा होगा कि कुछ एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन किए कि भाई इतने हम ले सकते हैं, बाकी के ये आउट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस हैं तो उसको हम अलाउड नहीं कर सकते। जैसे कि प्रॉफिट का जो क्वांटम है वो कम ज़्यादा हो और उसका इम्पैक्ट हमारे टैक्स कैलकुलेशन पे हो जाए, तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने एक लिस्ट दी है जो हमने देखा है कि वहाँ पे कितने एक्सपेंसेस और कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं और कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं हैं। तो उसी में से एक देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फाइन्स एंड पेनाल्टीज विच आर कॉम्पनसेटरी इन द नेचर, बैड डेट्स रिटन ऑफ इन द बुक्स, फाइन्स एंड पेनाल्टीज ऑफ द वायोलेशन ऑफ लॉ, प्रमोशन फॉर फैमिलीज एक्सपेंडिचर। अभी देखो सिचुएशन कैसा है, कौन से एक्सपेंसेस हैं नॉट डिडक्टिबल इन कॉम्पिटिंग बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम कॉम्पीट करते समय ये अलाउड नहीं है, नॉट डिडक्टिबल है, मतलब डिडक्टिबल है मीन्स अलाउड नहीं है, इसलिए आप डिडक्ट नहीं कर सकते। अभी उसमें से पहला देखते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज विच आर कंपनसेटरी इन नेचर। कंपनसेटरी इन नेचर है जो फाइन्स एंड पेनल्टीज हैं, तो हमें कंपलसरी वहाँ पे क्या है, कंपनसेशन के तौर पे करना ही पड़ेगा। और डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ के तौर पे जब बिजनेस हम चला रहे हैं तो उसमें ऐसे कुछ एक्सपेंसेस आते हैं जिसको कंपनसेट करना होता है, मतलब उसे रीएम्बर्स करके हमें वो एक्सपेंसेस इनकर करके ही अल्टीमेटली उस ट्रांजैक्शन को आगे जा सकते हैं, ठीक है, जिसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बोल सकते हैं। जैसे कि देखो आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन या फिर डिलीवरी का अगर बिजनेस है, अगर आप अपने व्हीकल में कुछ गुड्स लोड करके अगर कस्टमर के डोर स्टेप पे जाते हो तो उसके डोर स्टेप पे जो रास्ता है उस पर अभी गाड़ी हॉल्ट नहीं कर सकते या फिर पार्क नहीं कर सकते। तो सपोज आप वहाँ पे अगर पार्किंग एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन कंपनसेटरी एक्सपेंसेस। अभी बाई चांस अगर वहाँ पे फाइन्स एंड पेनल्टीज अगर चार्ज होते हैं तो वो भी वहाँ पे कंपनसेटरी लगेंगे, है ना, मतलब वहाँ पे उतना कंपनसेशन हमें पे करके ही अल्टीमेटली वो ट्रांजैक्शन डील कर सकते हैं, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। वैसे ही काफ़ी सारे एग्जांपल्स वो हम देख सकते हैं, जैसे कि ड्यू डेट पे या फिर ड्यू डेट को डिले करके अगर हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ कंपनसेशन के तौर पे हमें पेमेंट पे करना पड़ सकता है, ठीक है। सो ऐसे कुछ कंपनसेटरी अगर नेचर में है तो हमें वो बिजनेस के डे टू डे रूटीन ट्रांजैक्शन हम कंसिडर करेंगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन द बुक्स, अभी बैड डेट्स क्या है, सम पोर्शन ऑफ डेटर्स वी आर जस्ट प्रिज्यूमिंग और प्रिडिक्टिंग दैट these might be the doubtful in the future coming future, है ना, मतलब आने वाले फ्यूचर में इतने पूरे डेटर में से कुछ डेटर्स हमारे बैड हो सकते हैं, मतलब जिनसे कुछ वसूल होने ही वाला नहीं है। तो ऐसे सारे सिचुएशन में हमने क्या किया है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इन द बुक्स। अभी रिटर्न ऑफ मीन्स जितना बैड हमने रखा था ऑलरेडी वो बैड है, हमने ट्रीट किया है, हाँ, लेकिन इसको कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसकी भी एक लिमिट होती है, जो शायद आपने 2013 के कंपनीज एक्ट में देखा होगा। तो वहाँ पे एक सीमित समय तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हर साल। मतलब सपोज 2015 में मैंने किसी को गुड्स बेचे थे, उस डेटर्स को मैं हर साल पेमेंट रिकॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो आज देंगे, कल देंगे, अगले साल दे देंगे, है ना, अभी दे देंगे, 6 महीने के बाद दे देंगे, ऐसे करते करते वो अभी 2023 तक आया है। तो आप देखो 2015 से लेकर 2013 मीन्स नियर अबाउट 8 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। सो कितने सालों तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कौन सी सिचुएशन में करेंगे, ये एक लिमिट वहाँ पे अकाउंट्स एंड ऑडिट्स सेक्शन में कंपनी एक्ट 2013 में दिया है। तो उसके हिसाब से हम कितने सालों तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक कैरी फॉरवर्ड का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हमें उसको कहीं तो भी एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, जिससे कि हमारा जो बैलेंस शीट का डेटर्स का अमाउंट है वो एक तो रिडक्शन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर बैड डेट्स का अकाउंट कंटिन्यूसली उसे कैरी फॉरवर्ड करके हमारा सिर्फ बैलेंस शीट का टोटल बढ़ रहा है, उसका एग्जैक्ट हमारे डे टू डे रूटीन में जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है उससे डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ बैड डेट्स होते हैं जो कभी रिकवर अभी होने वाले नहीं, फिक्स हैं और काफ़ी समय से हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे बैड डेट्स को या ऐसे डेटार्स को आप क्लियर कट क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में से, और वही हमारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होगा, तो वो भी वहाँ पे अलाउड है। नेक्स्ट आता है फाइन्स एंड पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ लॉ।
आप अब गलतियाँ करोगे, आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करोगे, आप कोई लॉ का कंप्लायंस नहीं करोगे, तो वहाँ पे आपको पेनल्टी चार्ज होगी ही। और वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपके इग्नोरेंस का है ना। यू हैव नॉट अटेंड दैट पर्टिकुलर compliances, so that you need to pay that much penalties and compensation, so that is your personal default, है ना। तो अभी पर्सनल डिफ़ॉल्ट है, तो इसमें बिजनेस का कोई एक्सपेंडिचर है क्या, कोई लॉस है क्या, नहीं है। तो उस केस में ये वाला जो एक्सपेंडिचर है वो वहाँ पे इलिमिनेट या फिर अलाउड नहीं होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से। नेक्स्ट है प्रमोशन फॉर फैमिली एक्सपेंडिचर। अभी फैमिली एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली देखो प्रमोट करना ही है, कंज्यूमर को करना है या फिर फैमिली एक्सपेंडिचर को हमें प्रमोट करना है। अल्टीमेटली उससे हमारा बिजनेस का ही जो भी टर्नओवर है या सेल है वो बढ़ता या कम होता होना पॉसिबल है। तो उसके हिसाब से ये जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर प्रमोशन की एक्टिविटीज़ करते हो वो हमारा बिजनेस का एक डे टू डे रूटीन नेचर का एग्जाम्पल है जिसको हम अलाउड कर सकते हैं। तो ये तीनों चारों एग्जाम्पल देखने के बाद हम इसको बोल सकते हैं कि दीज आर द एक्सपेंडिचर विच आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द बिजनेस इनकम। व्हाट आर दोज? फाइन्स एंड पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ लॉज। अगर आप लॉ ब्रेक करने के लिए अगर कुछ आपको पेनल्टी लगी है तो वो आप वहाँ पे नहीं रिकवर कर सकते या उसे आप अपने बिजनेस के अकाउंट्स में बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। सो 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इनकम टैक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा गया था वो था इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे पूछा गया। इनका कहना ऐसा है, देखो सेम क्वेश्चन हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स में भी पूछा जाएगा और जीएसटी के अंडर भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया। रशिया में जो बिज़नेस हम चला रहे हैं उसका कंट्रोल हमारे इंडिया से हो रहा है। मतलब बिज़नेस हमारी कहाँ पे है? हमारा बिज़नेस कहाँ पे है? रशिया में है। और जिसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है। तो अभी इनका कहना क्या है, इनका पूछना ऐसे है कि भाई उसका जो टैक्स लगने वाला है वो कौन से देश में लगेगा, इंडिया में लगेगा या रशिया में लगेगा, है ना। तो इसके लिए देखो ये दोनों साइड में, मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा अगर नेचर समझते हो तो आपको आइडिया पूरी क्लियर हो जाएगी। रशिया में जो बिजनेस हो रहा है अल्टीमेटली कंट्रोल कहाँ से कर रहे हैं? हम इंडिया से कर रहे हैं। तो मतलब इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस और हेड ऑफिस कहाँ पे है? इंडिया में है। अभी जब हम रशिया से मतलब जितना भी हमारा इनकम अर्न होगा वो रेमिट करेंगे, हम कहाँ पे रेमिट करेंगे? अभी वहाँ पे अर्न हो रहा है तो वहाँ पे पहले उनके इनकम टैक्स चार्ज होगा। हाँ, लेकिन वहाँ से इनकम जब रेमिट होगा इंडिया को तो यहाँ पे भी उसका डबल टैक्सेशन होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का क्या है? इनकम का सोर्स है, और जिसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम रेमिट कर रहे हैं, तो दोनों जगह पे टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। किसके हाथों में उसे टैक्सेबल करना है? अभी दोनों कंट्री में टैक्सेबल होगा, ये सही है। अभी दोनों कंट्री में कहाँ कहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग पार्टीज़ हैं। जब आप रेसिडेंशियल चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या सिर्फ हमने डिस्कस किया ही है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या क्या है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑप्शंस कैसे कैसे हैं वो पढ़ते हैं पहले। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, बोथ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे 3 है हमारे पास। एक तो रेसिडेंट जो फुल फ्लेज यहाँ पे एक ही कंट्री में रहता है, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब एक ऑर्डिनरी और दूसरा नॉट ऑर्डिनरी, उसके बाद नॉन रेसिडेंट। अभी ये दोनों कंट्री में जब कोई भी अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है तो दोनों कंट्री में वो नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर नॉन रेसिडेंट है तो उसका इनकम चला जाएगा ना। तो सिर्फ ये ऑप्शन वहाँ पे निकाल दो, नॉन रेसिडेंट, है ना, एनआरआई जिसको हम बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिसको हम नॉन रेसिडेंट इंडियन कहेंगे। सो नॉन रेसिडेंट इंडियन को हटा दोगे तो बाकी सारे लोगों को ये टैक्सेबल रहेगा दोनों कंट्री में। उनके हिसाब से उनके यहाँ पे जो भी रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तीनों सिचुएशन में उसको क्या होगा? टैक्सेबल होगा। सेम हमारे इंडिया में भी अगर कोई बंदा है जिसके हाथ में वो इनकम आ रहा है तो उसके भी हाथ में देखो लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब यहाँ पे तीनों भी आ गए, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बचा एक ही सिर्फ नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी नहीं, नॉन रेसिडेंट,
मतलब एनआरआई को छोड़ के बाकी सारे रेसिडेंशियल स्टेटस में उसको वो टैक्सेबल रहेगा। सो किसके हाथ में टैक्सेबल रहेगा? रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये तीनों को वो टैक्सेबल रहेगा, सिर्फ नॉन रेसिडेंट को वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया था, रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर से। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये टीडीएस से रिलेटेड पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन है जो हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन में मतलब एग्जामिनेशन में पूछा गया था। देखो, एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्शन 194J इज डिडक्टेड। अभी देखो, जब हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, टीडीएस मीन्स बिफोर पेइंग a salary to the employee, employer try to deduct some portion of that particular whole amount in the form of taxes which will be repaid to the government on behalf of that particular employee only। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एज ए एम्प्लॉयर एक इंटरमीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। जब वो एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है तो पे करने से पहले उसके ऊपर का जो इनकम टैक्स चार्ज होता है वो ये खुद ही डिडक्ट कर रहा है, और ये खुद एम्प्लॉयर क्या करेगा, उधर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पे करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस एम्प्लॉयर इज प्लेइंग द रोल इन बिटवीन दैट गवर्नमेंट एंड दैट एम्प्लॉय, मतलब जो टैक्स डिपार्टमेंट है प्लस ये एम्प्लॉय, इन दोनों के बीच में का वो ब्रिज बन रहा है। ये क्या कर रहा है, अभी एम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पे अवॉइडिंग टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयर के कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो सारे एम्प्लॉयज़ का टैक्स कलेक्ट करेगा और अपने गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो ऐसे सारे सिचुएशन में अगर सैलरी है तो 194 वहाँ पे क्या होगा, 192 सेक्शन एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज है तो यहाँ पे कितना है, 194J। सो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करने के अगेंस्ट जो फीस मिल रही है एज ए प्रोफेशनल फीस, उस पर कितना टीडीएस चार्ज होगा, ऐसे वो पूछ रहे हैं। सो टीडीएस के रेट्स तो तब भी सेम थे, अभी भी सेम है, तो आप देख सकते हो 5%, 2%, 10% एंड 8%। तो यहाँ पे ये 10% जो है, सॉरी यहाँ पे जो है 10% जो है ये सही आंसर है। 10% हम क्या करेंगे, मिनिमम हर, मतलब देखो हमारा फर्स्ट स्लैब अभी हमें पता नहीं होता है, मतलब एक स्टैंडर्ड, एक इम्प्लाइड स्टैंडर्ड रेट बनाया है 10%। अभी यहाँ पे होता क्या है कि सामने वाले एम्प्लॉय का टोटल इनकम कितना है ये पता नहीं होता है ना, और हमारे बेसिक 3 स्लैब्स थे पहले, 10%, 20% एंड 30%। सो तब से लेके ये रेट जैसे कि वैसे कंटिन्यू हो चुका है। आज की कंडीशन, आज की डेट में हमारे पास 5% का भी रेट है, 10% का भी है ना, तो वहाँ पे वो स्लाइटली चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि 5% की कैटेगरी के लिए अगर 5% रखा तो फिर कुछ लोगों को हमें 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ को 5, कुछ को 20, ऐसे करते रहना पड़ेगा। तो दोनों तीनों का एवरेज मिला के उन्होंने एक एवरेज स्टैंडर्ड रेट रखा है 10%। अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो ईयर एंड में जाके रिफंड क्लेम करो, अगर आप कम पे करते हो टैक्स तो ईयर एंड में आपको एक्स्ट्रा लायबिलिटी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे डिमांड जो भी होगी वो पे कर सकते हो। सो इसका एक एवरेज रेट उन्होंने लिया है और वही रेट है हमारा 10%। अब ये कब एप्लीकेबल है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 194J के अंडर हो या 192 के अंडर हो, कौन से भी सेक्शन के अंडर, अगर उस बंदे के पास अगर पैन नहीं है, पैन नंबर नहीं है, अगर उस बंदे के पास पैन नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर अगर नहीं है, तो ये 10% विल बिकम 20%। तो एट दैट टाइम यू मीन्स दैट एम्प्लॉयर विल चार्ज, मीन्स अभी एम्प्लॉयर नहीं, अभी यहाँ पे क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, लेबर चार्जेस हैं, ऐसे कोई भी अगर पेमेंट अगर किया जा रहा है और आपके पास पैन नहीं है तो आपके पास से 20% एज ए TDS बोल के वहाँ पे टैक्स चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों बातें यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज पे टैक्स कितना, TDS कितना वसूल किया जा रहा है, 10%। अगर पैन नहीं है तो 20% चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू अंडर प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर कैन बी अरेस्टेड
नॉन पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, देखो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू अंडर प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर कैन बी अरेस्टेड। सेकेंड वाला पॉइंट दिया, वन पर्सन कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। अभी इसमें से उनका क्या कहना है कि इसमें से कोई तो दो स्टेटमेंट, मतलब जो दो स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड वाला, इन दोनों में से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, क्या दोनों राइट हैं क्या दोनों रॉन्ग है, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अभी देखो सेकंड वाला क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बताता है यहाँ पे, वन पर्सन कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन टू डील ऑल दीज थिंग्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी, है ना। सो इस केस में क्या हो रहा है, वन पर्सन इज होल एंड सोल ऑफ दैट फॉर दैट कंपनी, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो सही है। फर्स्ट वाला देखो क्या कहता है, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू अंडर प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर कैन बी अरेस्टेड। यस, अगर आप एम्प्लॉयज़ के ड्यूज अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं करते हो तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको इंटीमेशन दी जाएगी, सेकंड टाइम आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, और थर्ड टाइम आपको डायरेक्टली अरेस्ट करने तक के या फिर पेनाल्टी प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों चार्जेस वहाँ पे चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो मीन्स पहला भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी, पेनाल्टीज एंड कंपनसेशन, उसमें फाइन्स एंड पेनाल्टीज में आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट, नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटीज सॉरी प्रोविडेंट फंड, व्हाट विल बी द सिचुएशन। सो यहाँ पे अलग अलग आंसर्स दिए हैं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज, तो इसका सही आंसर क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, सो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है, सही हैं। सेकंड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें समझ रहा था क्योंकि दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, एंड जो फर्स्ट वाला था उसमें क्या दिया है, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू अंडर प्रोविडेंट फंड द एम्प्लॉयर कैन बी अरेस्टेड। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय का फंड है वो अगर अपने पास ही मेंटेन करके रखते हो और उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो तो यू कैन सफ़र फॉर इम्प्रिजनमेंट, मीन्स दैट इज गोइंग टू बी अरेस्टेड। ओके, नेक्स्ट अभी वैसे तो ये लास्ट चैप्टर से रिलेटेड है जहाँ पे हम टोटल टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट ये वाला जो है सैलरी से रिलेटेड है, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड है, कुछ ग्रेचुटी कैलकुलेट करने से रिलेटेड है, लीव इनकैशमेंट जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखो पेंशन देखा था, उसके बाद ग्रेचुटी देखा था, लीव इनकैशमेंट देखा था, उसी में से एक यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आया है जो आप देख सकते हो, मिस्टर जेवियर an employee of Era Limited receives rupees 80,000 as leave salary at the time of his retirement on 28th February 2018, ये तब की बात है। ठीक है, एवरेज सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग लास्ट 10 months इज रुपीज़ 3,000, लास्ट ड्रॉन सैलरी इज रुपीज़ 3,200, duration of service is 24 years and 7 months, leave taken while in service is 9 months, leave entitlement as per employer's rule is 1.5 month for each completed year of service, the taxable leave salary for assessment year 2018-19 is, अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट से रिलेटेड हमने देखो एक लास्ट लेक्चर में हमने शायद 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिए थे, वहाँ पे शायद आप ये कैलकुलेट मतलब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखे थे। ये था टैक्सेबल ग्रेचुटी, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा देखा था, पेंशन, उसके पहले लीव इनकैशमेंट, यहाँ पे देखो कौन सा है ये, हाँ ये वाला कौन सा है ये था हमारा हॉस्टल अलाउंस। ठीक है, उसके अलावा आगे देखते हैं कौन से, ये पूरा चार्ट थोड़ा सा फोकस करके देखोगे तो आपको समझेगा
कि हमारा टोटल लीव इनकैशमेंट कैसे है। और लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। अब ये उसे ही सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ डिटेल्स दिए हैं और उसको लीव इनकैशमेंट कितना हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं। लीव इनकैशमेंट मीन्स क्या होता है। लीव इनकैशमेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, अगर सर्विस करते हुए अगर मिल रहा है तो दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट वेदर ऑन सुपर एनुएशन और अदरवाइज, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट अगर उसको लीव इनकैशमेंट मिल रही है तो बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(10)A। यही चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। बाय एनी अदर एम्प्लॉई है तो उस केस में लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)AA सब सेक्शन 2.2 में, ठीक है। अभी वो कौन से पॉइंट है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। लीव इनकैशमेंट हम देख रहे हैं, ग्रेचुइटी के लिए वो 20 लाख रुपीज़ का पहला क्वेश्चन था, वो छोड़ दो वहाँ पे। अब ये लीव इनकैशमेंट है, सो लीव इनकैशमेंट में मैक्सिमम अमाउंट कितना दिया है, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। सो 3 लाख रुपीज़ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें अमाउंट दी है। उसके बाद लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअल में कितना लीव इनकैशमेंट सैलरी के तौर पे आपको मिली है वो हमें फोकस करना है। उसके बाद 10 मंथ्स सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग रिटायरमेंट। अभी जिस दिन वो रिटायर हुआ है उसके पिछले 10 महीनों का थोड़ा सा हमें क्या करना है, 10 महीनों का टोटल जो सैलरी है उसको फोकस करनी है और उसमें से 10 महीने के सैलरी का एवरेज निकालना है और वही एवरेज हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 10 मंथ्स सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट, ठीक है। और ये वाला थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनवेल्ड लीव बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी टू हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अभी देखो हर साल कितने लीव्स आपको अप्लीकेबल है, उसमें से आपने कितने लिए और अभी कितना बचा है, तो ऐसे टोटल कैलकुलेट अगर करते हैं तो 1.5 उस क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और याद होगा तो 1.5 मंथ्स उसका अभी भी इनकैश करना बचा हुआ है। तो उसके लिए अर्नड लीव एंटाइटल कैन नॉट एक्सीड्स 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस। अभी यहाँ पे कंडीशन भी दी है उन्होंने कि मैक्सिमम 30 डेज फॉर 1 ईयर आपको लीव एप्लीकेबल होते हैं। अभी हर साल आप 30 दिन लीव लेते हो या नहीं लेते हो अलग बात है। सपोज आपने लिया तो हर साल अगर लेते गए तो आपको कोई भी लीव इनकैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी 25 साल 24 साल 7 महीने अगर उसकी जॉब है तो उस केस में उसके पास कुछ लीव्स बचे हुए होंगे जिसको उन्होंने इनकैश करना ज़रूरी समझा, तो उसे इनकैश करने के लिए ये रूल्स है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो उसे ही फॉलो करेंगे हम और उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन है, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो और उसको कोरिलेट करो। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 दिसंबर 2022 आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। यहाँ पे 20 ईयर्स ऑफ सर्विस है इसकी, 5 लाख रुपए उसको लीव इनकैशमेंट मिला है। उसके बाद अदर डिटेल्स है, सैलरी बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस कमीशन वगैरह दिया है और उसके बाद बोनस भी दिया है। लीव अवेल ड्यूरिंग द ईयर 480 डेज, मतलब टोटल उसको 600 डेज अगर आप मानते हो तो 600 डेज, 30 डेज अगर पर ईयर अगर कंसिडर करते हैं तो 600 डेज उसको क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। उसमें से उसने कितने अवेल किए हैं, 480, तो 600 माइनस 480 अगर करेंगे कैलकुलेट तो 120 डेज उसको क्या होगा, इन कैश करने की ज़रूरत पड़ेगी। ही वॉज एंटाइटल टू 30 डेज लीव एवरी ईयर, वो तो कंडीशंस सबके लिए एप्लीकेबल है। सो ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो दोनों सिचुएशन में उसका टोटल लीव इनकैशमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है यहाँ पे। हिज सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सॉरी लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना मिला है इसको, 5 लाख। ओके, नेक्स्ट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 ही है, जितना एग्जम्प्टेड है उतना माइनस करके हमें उसे नील करना है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 100% वहाँ पे टैक्स फ्री रहेगा। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे देखो हमारा कैलकुलेशन है, इफ़ ही इज़ ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो पहला आएगा सैलरी रिसीव्ड, लीव सैलरी रिसीव्ड, कितना सैलरी मिला है उसको, 5 लाख रुपए यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट
उसमें से ही लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम करना है। तो हमारा कंडीशन रहेगा 5 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख, और ये 10 मंथ सैलरी के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी ये कैलकुलेट करते समय देखेंगे थोड़ा सा। देखो दोनों सिचुएशन हमारे सामने है अभी। मिस्टर जेवियर हैज़ एन एम्प्लॉय ऑफ एरा लिमिटेड रिसीव्स 80,000 एज ए लीव सैलरी। इसको मिले 80,000। यहाँ पे क्वेश्चन हमने 5 लाख का सॉल्व किया था। एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ऑन 28 फरवरी 2018, एवरेज सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 10 months is rupees 3,000. Last drawn salary is 3,200 during the lifetime. He has total served 24 years and 7 months. अभी हमें क्या करना है, हमें जो इसकी टोटल अभी थोड़ा सा यहाँ पे फोकस अगर करके देखते हैं हम, तो इसके ये टोटल 80,000 में से हमें एग्जम्प्टेड जो लीव सैलरी है वो माइनस करनी है, और बचा हुआ हमारा क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। सो उस केस में, ठीक है, उस केस में हमें करना क्या है फिर। अभी देखो, हाँ अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिव सैलरी जितना हमें मिला, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसको तो साइड में रखेंगे हम। तो सैलरी टोटल मिली कितनी है, 80,000। सो ये 80,000 जो भी है हमारे पास, वो 80,000 अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे तो आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं। 80,000 वो एक पॉइंट आया हमारा यहाँ पे, लिव सैलरी रिसीव्ड 80,000। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 3 लाख, उसको भी 3 लाख है, इसको भी 3 लाख है, क्योंकि वो पुराना था तो उसको छोड़ दो, अभी करंट ईयर का अप्लाई करेंगे रूल्स। सो 3 लाख। नेक्स्ट 10 मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, और उन्होंने दी है यहाँ पे एवरेज सैलरी लास्ट ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स इज रुपीज़ 3,000 एंड लास्ट ड्रॉन सैलरी इज रुपीज़ 3,200। अभी यहाँ पे देखो 10 months salary based on average salary of last 10 months, that is 10 multiplied by last 10 month salary divided by so क्या लिखा है देखो, 10 multiplied by salary of last 10 months, that is जो भी लास्ट 10 मंथ्स होंगे उसकी सैलरी डिवाइडेड बाय 10। सो मीन्स हमें करना क्या है, 10 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो जो भी एवरेज सैलरी आएगी उसे मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। मतलब अगर उसमें वेरिएशन होगा तो शायद एवरेज सैलरी अलग आएगी। सपोज 10 महीने की 10 महीने की सैलरी अगर सेम है तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली उतना ही सैलरी आने वाला है। तो जो भी हो, हमारी 10 महीने की एवरेज सैलरी लेंगे, उसको मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे, जैसे कि 10 मंथ सैलरी मिलेगी, और उसको ही आगे लेके जाते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ पे जितने भी महीने वहाँ पे दिए हैं उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वो जो भी आया है यहाँ पे 66,000, ठीक है, 10 मंथ सैलरी। हमारे पास एवरेज सैलरी उन्होंने दी है, अगर आप एवरेज सैलरी देखते हो यहाँ पे तो दिया है देखो 3,200, 3,000 लास्ट ड्रॉन सैलरी इज रुपीज़ 3,200। सो दैट 3,200 उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, और 10 महीने का एवरेज सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ, दैट इज रुपीज़ 3,000। सो दोनों भी हैं हमारे पास। ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, ड्यूरेशन ऑफ टोटल सर्विस लाइफ कितना है, 24। अभी वहाँ पे 24 ईयर्स है। सो 24 ईयर्स को जैसे कि वैसे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखा है देखो, नेक्स्ट कैश इक्विवेलेंट टू लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, मैक्सिमम 30 days पर ईयर ऑफ सर्विस। लीव ड्यू कितनी है, लीव अलाउड अभी 1.5 मंथ्स उसका क्या है, अलाउड है, जितना ड्यू है। तो 1.5 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मंथ्स उतना अलाउड है, माइनस लीव टेकन, वो तो हमने कैलकुलेट करके 1.5 कैलकुलेट किया है। सो इक्वल्स टू 30 days पर ईयर मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस ये करके उन्होंने 120 यहाँ पे कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, दैट इज लीव ड्यू डिवाइडेड बाय 30 days। सो हमारा क्या है, 1.5 मंथ डिवाइडेड बाय 1 मंथ मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी पर मंथ कितनी है हमारे पास, 3,000 डिवाइडेड बाय 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर वहाँ पे, ठीक है। सो चलो देखते हैं फिर। सो फर्स्ट कंडीशन में क्या है 80,000, सेकेंड आया 3 लाख रुपीज़, थर्ड पॉइंट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, वो तो हमारे पास दी है 3,000 रुपीज़, ठीक है, पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 10 मंथ्स एवरेज सैलरी कितनी आ रही है, 30,000।
उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट है। फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, ये 3000 जो हमारी मंथली एवरेज सैलरी है और हमारा बचा हुआ 1.5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। सो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा हमारा आंसर, देखो 300 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 अगर करते हैं यहाँ पे 300 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, यह आया हमारा 450 मल्टीप्लाइड बाय 24, यह आया हमारा 10,800, ये आया हमारा 10,800। सो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में देखो ये 80,000 है, ये 3 लाख है, ये 30,000 है, ये है 10,800। सो ये चारों कंडीशन में जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा वो रहेगा हमारा एग्जम्प्टेड। सो ठीक है, हमारे पास मिला कितना है 80,000। सो 80,000 माइनस 10,800, सो दिस इज एग्जम्प्टेड। एग्जम्प्टेड है, तो इतना माइनस करने के बाद 10,800 80,000 में से लेस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 69,200। 69,200 क्या सही है, देखो 80,000 माइनस 10,800, 69,200 हमारा आएगा टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट, ठीक है। सो ये था हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पे मैक्सिमम MCQs यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है देखेंगे, फिर हमें क्या पता होना चाहिए उसके हिसाब से हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखो, मिस्टर आठवले डिराइव्स अ टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹18 लाख, ये वाला क्वेश्चन लास्ट एग्जामिनेशन में जैसे कि वैसे पूछा गया था 2018 में, तो उसको वैसे ही लिया गया है। हाँ, अभी 2018 का स्लैब रेट अलग था तो वहाँ पे उसके ऑप्शंस अलग हैं, उसी को हम आज की कंडीशन में आज के टैक्स रेट लगा के हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो अभी देखो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर आठवले डिराइव्स अ टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹18 लाख, द फाइनल टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड, सो करंट ईयर एंडेड लेते हैं 31 मार्च 2023 या 2024, ओके, इज, अभी नीचे हमें कैलकुलेट करना है। सो मीन्स आपका अगर इनकम 18 लाख है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है, अभी ये पुराने स्लैब रेट से क्या कैलकुलेट किया गया है तो पुराने हिसाब से होगा, हम इसी को अभी नए स्लैब रेट से कंटिन्यू करना चाहते हैं। अमाउंट कितना है इनकम का 18 लाख, हम और 2-3 अमाउंट लेंगे और अलग अलग तरीके से अपने स्लैब रेट्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले स्लैब रेट्स देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। ओल्ड रिजिम है हमारे लिए, इस आज की डेट में, आज करंट ईयर में आप अगर देखते हो तो हमारे पास 2 टैक्स रेट्स अप्लीकेबल हैं, 2 स्लैब रेट्स अप्लीकेबल हैं, एक ओल्ड रिजिम आता है, दूसरा न्यू रिजिम आता है, ठीक है। सो ओल्ड रिजिम कैसा था, 2,50,000 तक क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। सो मीन्स इफ यू हैव ए इनकम बिलो 2,50,000 देन यू डोंट हैव टू पे एनी पेनी, ओके। सो मीन्स नील टैक्स इज देयर। 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%। ये था हमारा ओल्ड रिजिम, ठीक है। टैक्स कैलकुलेट करना है हमें, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करो, ये स्लैब रेट्स है लेकिन अप्लाई कैसे करना है उस पर हमारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो है वो एप्लीकेशन है। और न्यू टैक्स रिजिम क्या है, अप टू 3 लाख नील, 3 to 6 5, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 12 to 15 20, और मोर देन 15 30। पहला वाला जो हमारा है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, पहला हमारा 18 लाख का है, ठीक है। 18 लाख का अगर स्लैब रेट अगर हम मानते हैं, ये 18 लाख, ये 18 लाख अगर है हमारे, एक मिनट, अगर हमारे पास 18 लाख है तो इसको हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी 18 लाख पे अगर टैक्स कैलकुलेट करना है तो ओल्ड रिजिम से पहले जाके देखते हैं। ओल्ड रिजिम क्या कहता है, 2,50,000 तक नील है, ठीक है।
सो इसमें से 2,50,000, अभी इसका बाइफर्केशन ही हमें ऐसे करना है, ये 2,50,000 यहाँ पे आएगा, फिर वहाँ से 2,50,000 से लेके ये वाला एक 2,50,000 हुआ, ये दूसरा 2,50,000 हुआ, मतलब पहले 2,50,000 पे तो नील आएगा टैक्स, फिर दूसरे 2,50,000 से 5 लाख में तो ये 2,50,000 पे कितना आएगा, यहाँ पे 5% आएगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक का ये कितना डिफरेंस है, 5 लाख का डिफरेंस है, तो 5 लाख का डिफरेंस पे कितना आएगा, 10%, ठीक है। उसके बाद 10 लाख से आगे जितना भी होगा उस पर 30% है। अभी 10 लाख से आगे हमारा कितना है, 8 लाख का है, सो वो 10 लाख से आगे जो है 8 लाख पे हमारा आएगा 30%। बस हमारा टैक्स रेट ऐसे इसी स्लैब रेट से कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। सो ये शायद आपको थोड़ा सा अगर अच्छे से दिख रहा है तो आप थोड़ा समझ सकते हो। यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं इसका बाइफर्केशन कैसे किया। 18 लाख को हमने बाइफर्केट कैसे किया, ओल्ड रिजिम के हिसाब से पहले जाते हैं, फिर आप न्यू रिजिम को कोरिलेट करो, ठीक है। इसका हमें बाइफर्केशन करना है। पहले 2,50,000 पे कितना टैक्स है, नील। दूसरे 2,50,000 कहाँ से आए, ये 2,50,000 हमारा दूसरा, मतलब पहले 2,50,000 अगर उस पर टैक्स नहीं है तो 2,50,000 से आगे से लेके 5 लाख तक इसके बीच का डिफरेंस भी 2,50,000 ही है ना, उस पर कितना टैक्स लगने वाला है हमारा, 5% वाला टैक्स, ठीक है। उसके आगे 5 लाख, अभी हमारा इनकम तो 18 लाख का है ना, 18 लाख का इनकम है, तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% चार्जेस लगने वाले हैं, 20% टैक्स लगने वाला। तो ये वाला थर्ड वाला पॉइंट, 5 लाख से 10 लाख का पोर्शन कितना है, 5 लाख का डिफरेंस है, इस पे चार्ज होंगे 20%, हमारा टैक्स कितना चार्ज होगा, 20%। अभी देखो यहाँ तक कितना कंप्लीट हुआ है हमारा इनकम, ये 2.5 ये 2.5 ये 5, मतलब ये 10 लाख कंप्लीट हुए। बचा कितना हमारा, 8 लाख अभी भी बचा है, क्योंकि हमारा 18 लाख है ना। सो 8 लाख में जो 10 लाख से आगे है, सो जो 10 लाख से ज़्यादा इनकम है उस पर कितना है, 30%, तो इस पे आएगा 30%। अभी कैलकुलेट करते हैं। 2,50,000 पे अगर हम देखते हैं तो 25,000 10% से और 5% से आएगा 12,500, ठीक है। अगर आप सही कैलकुलेट कर रहे हो तो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% अगर कैलकुलेट करते हो तो 12,500 आएगा, ठीक है। सो 12,500। वैसे तो हमारे पास कैलकुलेटर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो ओरली आप सॉल्व कर सकते हो उसी हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। फिर 5 लाख का अमाउंट दिया है, 5 लाख पे 20%, तो 5 लाख पे 20%, 10% होता है 50,000, 20% हुआ 1 लाख, ठीक है। 5 लाख पे कितना, 20%, 5 लाख पे 20% कितना होगा, 1 लाख रुपीज़, वो ले लिया हमने। नेक्स्ट आता है 8 लाख, 8 लाख पे 30%, मतलब 30% हमें चार्ज करना है, तो 8 लाख का 10% होता है 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 ये रहेगा हमारा ओल्ड रिजिम पे 18 लाख पे टैक्स, ठीक है। 18 लाख पे टैक्स कितना रहेगा हमारा, ये इसको ऐड कर दो, ये 2,40,000 प्लस 1 लाख 3,40,000 प्लस 12,500, 3,40,000 प्लस 12 मतलब 50, 52, 52,500, सो 3,52,500, सो 3,52,500 ये ओल्ड रिजिम के हिसाब से हमारा टोटल टैक्स कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला पोर्शन देखो, अभी अगर हम ओल्ड रिजिम अप्लाई करते हैं तो 3,52,500 आ रहा है, ठीक है। इसके थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगर न्यू रिजिम अप्लाई करते हैं, ओके, न्यू रिजिम अगर अप्लाई करते हैं, न्यू रिजिम में क्या क्या हो रहा है देखो, पहले 3 लाख तक एग्जम्पशन है, तो इसी जगह पे अभी ये वाला पोर्शन समझा आपको, ओल्ड रिजिम हमने कैसे अप्लाई किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
इस पे एट ए टाइम 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी लास्ट क्वेश्चन पेपर में एक ही आया था, तो आप एक ही हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पूछा गया ओल्ड रिजिम, तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से कैलकुलेट किया। अभी हम थोड़ा न्यू रिजिम देखते हैं। ये वाला समझ में आया 3,52,500, हाउ कम आई हैव कैलकुलेटेड दिस मच? जस्ट फोकस ऑन दिस। दस आउट ऑफ दिस टोटल 18 lakh, first 2,50,000 is nil tax. After that, after next 2,50,000, how much tax? 5%। उस पर हमने कैलकुलेट किया 12,500। बचा हुआ मतलब 2,50,000 से लेके 5 लाख तक का जो पोर्शन था उस पर हमने 2 लाख कैलकुलेट किया। और फिर 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में का जो डिविएशन है वो 5 लाख का इनकम है, उस पर हमने 20% का स्लैब रेट लगाया जो यहाँ पे है। और जो 10 लाख से आगे वाला जो पोर्शन है वो 18 लाख है ना हमारा टोटल, तो 10 लाख से ज़्यादा कितना है 8 लाख, उस पर 30%। सो ये 240 प्लस 1 340 प्लस 12,500, सो दैट बिकम्स 3,52,500। ओके हाँ, तो अभी क्या करते हैं हम इसको 352,500, इसको थोड़ा सा याद रखो, 3,52,500 3,52,500 ये हमारा ओल्ड रिजिम पे आया 18 लाख पे। ठीक है, उसी 18 लाख को हमें को कंसिडर करना है अभी और न्यू रिजिम अप्लाई करना है। ठीक है, सो न्यू रिजिम अप्लाई करते समय अगर आपको दिखाई दिया, हाँ 18 लाख में से पहले 3 लाख अगर चले जाते हैं तो इसको आएगा नील। ठीक है, उसके बाद 3 लाख से 6 लाख के बीच में यहाँ पे कितना पोर्शन आता है 3 लाख का, इस पे कितना परसेंट बोल रहे हैं वो 5% बोल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे चला गया 3 लाख, यहाँ पे फिर से चला गया 3 लाख, यहाँ पे भी फिर से 3 लाख, हमारा टोटल 18 है, फिर से यहाँ पे 3 लाख आ रहा है। सो अब तक के 3 लाख देखो 1 2 3 4 12 लाख हो गए हैं। अभी यहाँ पे हमारा 18 है, तो यहाँ पे फिर से हम 3 लाख लेंगे, तो इन दोनों के बीच में का डिफरेंस भी उतना ही है ना, 9 लाख टू 12 लाख 3 लाख, 12 टू 15 3 लाख, 6 टू 9 3 लाख, तो हमारे पास 3 लाख का ही डिफरेंस है। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 15 लाख यहाँ पे हो गए, और बचा हुआ आया हमारा 3 लाख का ये लास्ट वाला पोर्शन है ना। मतलब हमारा टोटल, इसका टोटल अगर आप देखोगे तो ये 18 लाख का हमारा इनकम है। अभी 18 लाख को मैंने ऐसे बाइफरकेट किया जिससे कि हमें प्रॉपरली उसको टैक्स रेट अप्लाई करना। सो पहले 3 लाख पे कितना है 0, यहाँ पे टैक्स लगेगा। दूसरे 3 लाख पे कितना है 5%, तो दूसरे 3 लाख पे 5% मीन्स क्या है, अगर 10% लगता है तो कितना लगेगा 30,000। अभी यहाँ पे लगेगा 15,000, 5%। नेक्स्ट 3 लाख पे 10% 30,000, नेक्स्ट 3 लाख पे 15,000 है, सो 45,000 यहाँ पे चार्ज लगेंगे। आप कैलकुलेट करो, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट 3 लाख पे 20% है, 10% से 30,000, 20% से 60,000। ठीक है, और लास्ट वाले 3 लाख पे हमारा कितना टैक्स लगने वाला है 30%। 3 लाख पे 10% होता है 30,000, और उसका 3 टाइम्स कितना होगा फिर 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 90,000, ये 90,000, और ये वाला हमारा टोटल आएगा कितना आया देखो 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 90। ठीक है, सो देखो वो टोटल कितना है 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 90, वो आया 2,40,000। ओह शिट, क्या हुआ? ओके ठीक है, अभी हम उसको फिर से लिखते हैं अच्छे से, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वैसे भी। हाँ, ये ओल्ड रिजिम से आया था 3,52,500, और यहाँ पे हमने 18 लाख को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया था कि यहाँ पे 3 लाख आया था, यहाँ पे 3 लाख, हर एक स्लैब में हमारे पास 3 लाख अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल मिला के हो गया हमारे 18 लाख।
उसके हिसाब से हमने रेट लगाए थे। पहले 3 लाख पे नील आया था, दूसरे 3 लाख पे 15,000, उसके बाद 30,000 आया था, उसके बाद 45,000, उसके बाद 60,000 और उसके बाद 90,000। ये ऐसे टैक्स रेट आया था और ये सब मिला के 2,40,000 हमारा आने वाला था। फिर भी एक बार हम टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 90, ये आया हमारा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। अभी देखो जिस बंदे का 18 लाख रुपीज़ इनकम हो उसका ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स आता है 3,52,500 और उसने अगर ओल्ड न्यू रिजिम अप्लाई किया तो 2,42,000 टैक्स लायबिलिटी आती है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई एक बंदे का अगर 18 लाख रुपीज़ इनकम है तो उसको दोनों में से कौन से स्लैब्स को जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऊपर देख के बता सकते हो कि भाई कौन सा हमारे लिए सूटेबल रहेगा। तो हमारे लिए यहाँ पे कौन सा सूटेबल रहेगा, न्यू टैक्स रिजिम। बिकॉज यहाँ पे देखो टैक्स लायबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली अमाउंट रिड्यूस होके रेट इंक्रीज होता है, मतलब मैक्सिमम रेट और मिनिमम अमाउंट चार्ज हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट फिक्स रहेगी, अमाउंट उतना पोर्शन आ रहा है लेकिन रेट हमारा चेंज होते जा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे चेंज हुआ। यार देखो यहाँ पे अगर आप फोकस करते हो तो 5-5 लाख का ही डिफरेंस था और रेट इमीडिएटली उसके डबल टिबल हो रहा था, इसके लिए टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ पे वैसे सीन नहीं था, क्वांटम सेम है, टैक्स रेट चेंज हो गए तो उतने प्रोपोर्शनेट तक ही क्या होगा, वहाँ पे टैक्स लायबिलिटी उनकी एक्स्ट्रा आएगी। ठीक है, ओके। अभी इसी एग्जाम्पल को, यही वाला एग्जाम्पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आया था लास्ट कुछ सालों पहले, है ना, तो इसको हम निकाल देते हैं। अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो नेक्स्ट, ठीक है, एक रैंडम कोई भी अमाउंट ले लेते हैं कि अगर किसी बंदे का टोटल टैक्स लायबिलिटी, सॉरी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है, सपोज उसका टोटल टैक्सेबल इनकम हमारा 45 लाख है, किसी एक आरसीसी है उसका 45 लाख है। हम सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई सीनियर सिटीज़न नहीं है, कोई लेडीज़ वेडीज़ कुछ कोई भी एग्जाम्पशन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन के स्लैब रेट्स को फोकस कर रहे हैं। बस उसके हिसाब से हम 45 लाख अगर उसका टोटल इनकम है तो उसका नेट टैक्स लायबिलिटी कितना आता है वो हमें देखना है। नेट मीन्स पहले तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है, उसके बाद वो सेस फीस ऐड करके फिर उसका नेट लायबिलिटी वहाँ पे आ जाएगा। सो 45 में अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पे न्यू रिजिम के हिसाब से तो सारे 3-3 लाख तो यहाँ पे बाइफिकेट होंगे ही। हाँ, अभी यहाँ पे देखो ये वाला, अभी यहाँ पे 3-3 6 8 सॉरी 6 12 13 14 15 लाख तक यहाँ पे चला गया। अभी 45 में से 15 लाख अगर यहाँ पे चले गए तो 15 लाख से आगे जितना भी है उस पर 30% बोला जा रहा है यहाँ पे। सो 15 लाख के आगे कितना है यहाँ पे, 30 लाख है। सो ये वाला पोर्शन आएगा, देखो 30 लाख पे उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, हाँ। और इधर की सिचुएशन में कैसे रहेगा, पहले 2,50,000 तक नील, उसके बाद ये 2.5 लाख पे 5%, तो वो 2.5 लाख पे 5% मीन्स कितना आया हमारा 12,500। 12,500। फिर ये 5 लाख पे 20% था। सो 5 लाख पे 20% हमने कैलकुलेट किया था वहाँ पे, देखो 5 लाख पे 20%, 50,000 मीन्स 1 लाख आ रहा था। सो वो 1 लाख यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट, पहले तो नील आया ना, पहला तो नील आया, उसके बाद सेकंड स्लैब में आया 5%, थर्ड में 20%। अभी उसके आगे, अभी यहाँ तक कितने 10 लाख कंप्लीट हो गए, 10 लाख के आगे कितना बचा, 35 लाख। अभी ये 35 लाख पे 30% है हमारा, 35 लाख पे अगर हम डायरेक्टली 30% अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 10,50,000।
तो इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है, ये देखो 500, ये 11,62,500 ओल्ड रिजिम के हिसाब से आएगी। और न्यू रिजिम के हिसाब से कितना आएगा, यहाँ पे तो नील आ रहा है, और आगे जाते हैं यहाँ पे 5% मीन्स देखो 3 लाख पे 5% 15,000, फिर 30,000, फिर 45,000, फिर 60,000, और लास्ट के सिचुएशन में क्या होगा, 30 लैक्स पे 30%, 30 लैक्स पे 30% मीन्स हमारे पास 30 लाख है, मल्टीप्लाइड बाय 30% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 9 लाख रुपीज़, 90,000 नहीं 9 लाख रुपीज़ यहाँ पे क्या आएगा, टोटल लास्ट स्लैब से, लास्ट रेट से स्लैब कैलकुलेट हमने किया। अभी यहाँ पे हमें इनका टोटल लेना है, तो कौन सा टोटल ज़्यादा होता है उसके हिसाब से, मतलब दोनों सिचुएशन में मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे समझा है। और टैक्स स्लैब रेट कौन सा भी हो, हमें कोई भी स्लैब रेट अप्लाई करना है, बस आपको याद रखना है कौन सा स्लैब रेट अप्लाई कर रहा है, उसके हिसाब से उसका बाइफिकेशन करो। टोटल पहले इनकम ले लो, उसका बाइफिकेशन स्लैब रेट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करो, जिससे कि हम उसको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाएँ। ठीक है, अभी देखो इन लास्ट वाले न्यू रिजिम, टैक्स रिजिम का टोटल अगर कैलकुलेट करते हो तो हमने जो कैलकुलेट किया था वो देखो कितना आ रहा है, वो आएगा 10,50,000। देखो भला कैसा है, पहले तो आएगा 9 लाख, उसके बाद 15,000, फिर उसके बाद 30,000, 45,000, उसके बाद 60,000, 10,50,000। तो ये न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आएगा 10,50,000। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 11,62,500 और वहाँ पे आ रहा है 10 लाख, ये 10 है 10,50,000। सो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमने सेम, जिसका इनकम 45 लाख है उसको अगर ओल्ड रिजिम अप्लाई करते हैं तो उसका 1 लाख, मतलब नियर अबाउट देखो पूरा 1.5 लाख, 2 लाख का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स वहाँ पे किया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे देखो 11,62,500 पे करने पड़ रहे हैं, और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से 10,50,000 वहाँ पे करना पड़ रहा है। सो टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो आपको समझा अच्छे से। और एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखना चाहे, है ना, एक सिंपल सा, अभी जैसे कि हमने बहुत बड़े बड़े इनकम जहाँ पे सारे स्लैब्स कवर हो रहे हैं ऐसे देखें, अभी छोटा सा आपको फिर से थोड़ा सा, काफ़ी सारे बच्चों को ये टैक्स कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको 8 लाख पे लेके आते हैं। ठीक है, 8 लाख पे लेके आते हैं तो देखो फिर से एक बार मैं पुराना वाला आपको बाइफिकेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे ये 8 लाख है, 8 लाख को क्या करना है, पहले 2,50,000 यहाँ पे जितना इनकम है जिस पे नील है, मतलब नील टैक्स रेट है, ओल्ड रिजिम हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड 2,50,000 में इन दोनों का डिफरेंस देखो, ये आया 2,50,000, इस पे कितना है 5% है। उसके बाद 5 लाख, मतलब ये 2 ढाई मिलके 5 लाख हो गए। अभी 5 लाख से 10 लाख के बीच में हमारा डिफरेंस कितना है, कैलकुलेट करो। 5 लाख से 10 लाख, मतलब 5 लाख अगर ये देखो, ये 5 लाख अगर यहाँ पे कंप्लीट हुए तो बचे कितने, यहाँ पे टोटल इनकम में से 3 लाख बच रहे हैं, और ये 3 लाख पे हमारा टैक्स कितना है 20%। ठीक है, बस इतना ही है, 8 लाख हो गए ना, ये ढाई 5 और 3 8 लाख का इनकम हमारा कवर हो गया। अभी इस पे कैलकुलेट करना है, 2.5 लाख पे 5% हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आया 12,500 प्लस अभी ये 3 लाख पे 20% कैलकुलेट करना है। 3 लाख पे 10% होता है 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, 60,000 आया ये। सो ये आया हमारा 72,500। ओल्ड टैक्स रिजिम से 8 लाख अगर इनकम है तो 72,500 आ रहा है। ठीक है,
अब इसको अगर न्यू रिजिम में हम अगर लाते हैं, 8 लाख हैं, पहले 3 लाख यहाँ पे चले गए, दूसरे 3 लाख यहाँ पे आ गए, 6 हो गए, यहाँ पे बचे 2, क्या हमारे टोटल 8 लाख हो गए। तो चलो ये 3 लाख पे नील आ गया, ये 3 लाख पे 5% हमारा, 3 लाख पे 5% 30,000 आता है, उसका 5% मीन्स 15,000 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट बाकी लास्ट में बचे हमारे पास 2 लाख, 2 लाख पे हमें चाहिए 10%, 2 लाख पे 10% 20,000 आया, और यहाँ पे आ रहा है हमारा टैक्स 35,000, और यहाँ पे आया था 72,500। अभी आप बताओ दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है, न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से टोटल कंपटीशन ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने देखा है, और जितना भी टैक्स आता है इस पे प्लस 4% सेस हम चार्ज करेंगे हायर एजुकेशन एंड प्लस एजुकेशन सेस, जो दोनों मिला के हम इस पे चार्ज करेंगे, जो इस टैक्स पे कैलकुलेट होगा, इस पे 4% आएगा, और लास्ट में हमारा एक्चुअल टोटल लायबिलिटी वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो ऐसा हमारा टोटल टैक्स कंपटीशन का क्राइटेरिया और मेथड या फिर फॉर्मेट आप वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों रिजिम आपको समझाए हैं, टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, छोटे से छोटा एग्जाम्पल भी लिया है, और जो क्वेश्चन पेपर में आया था वो भी एग्जाम्पल हमने कवर किया है। उसके अलावा एक हाइपोथेटिकेटेड क्वेश्चन लिया, उसको भी हमने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। सो ऐसे सब कुछ हमने कवर करने के बाद टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दोनों में का डिफरेंस, अगर आपको अगर कंपैरिजन पूछा जाता है तो भी आप बता सकते हो। अगर किसी एक इंडिविजुअल एसएससी का अगर आपको इनकम दिया है और उस केस में आपको बताया जा रहा है जस्ट कंपेयर दैट विच टैक्स रिजिम इज़ बेनिफिशियल फॉर मिस्टर एक्स और मिस्टर जेवियर, जो भी है हमारा, है ना, उसके हिसाब से हम किसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू उसको सॉल्व करने का, और एक जो इम्पोर्टेंट था वो था कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, वो भी हमने अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू से देखा है। ठीक है, और इसके अलावा और कोई एग्जांपल अगर इनकम टैक्स का देखना चाहते हो तो बोल सकते हो। इसी से रिलेटेड देखो, अगर टैक्स इनकम अगर हमारा 8 लाख है तो उसके हिसाब से, अभी सपोज़ और एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पे न्यू रिजिम, सिर्फ न्यू रिजिम को फोकस करते हैं, ठीक है, 15 लाख है सपोज, 15 लाख, सो यहाँ पे 3 लाख आया, यहाँ पे 3 लाख आया, 3 बचे 15 मीन्स 3 3 और 3, बट ये 5 बार 3 हो गए तो 15,000 हो गए। सो हम हर एक की जगह पे अगर हम कोशिश करते हैं तो यहाँ पे 3 लाख पे 5% कितना आ रहा है, 3 लाख पे 5% कितना आ रहा है 15,000, 3 लाख पे 10% आ रहा है 30,000, नेक्स्ट आया 3 लाख पे 15,000 आता है 45,000, 3 लाख पे 20% 60,000। बस इसका टोटल करना है हमें, इसका टोटल जो भी आएगा वो आएगा नए टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी। देखो कितना आ रहा है 45, 45, 90 और वो 1,50,000, 1,50,000 आता है कि देखो एक बार, यस 1,50,000। ये एक अलग से 15 लाख का एग्जांपल हमने लिया जो सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, बस उस हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। बस इस तरीके से आज के लिए हमारे जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड और कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अ न्यू चैप्टर। ठीक है, हैव अ नाइस डे।